हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन की पूरी कहानी हमने इस चैप्टर के अंदर देख ली है। इस चैप्टर के हर एक टॉपिक, छोटे से टॉपिक लेके बड़े से बड़े टॉपिक्स को हमने बड़े ही इजीली कवर कर लिया है। हर एक टॉपिक को एकदम डिटेल में डिस्कस किया गया है, कोई पॉइंट छोड़ा नहीं गया है। इवन यहां तक कोशिश की गई है कि सारे के सारे पॉइंट्स के बीच में एक लिंक भी बनाया गया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर के सारे टॉपिक्स के सारे वीडियोस कवर कर लीजिए। उसके बाद हम अब बात करेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। एनसीईआरटी सॉल्यूशन के अंदर आपको हर एक क्वेश्चन का एक ब्रीफ आंसर दिखने जा रहा है। ये सारे जो आंसर्स है वो आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि इन आंसर्स में कुछ जो पॉइंट्स है वो और इंक्लूड होने चाहिए तो ऐसे में आप वो पॉइंट्स खुद से इंक्लूड कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि ये है सोशल साइंस। अब देखो, अंडरस्टैंडिंग जो है ना हर एक पर्सन की अलग अलग रहती है। फैक्ट वही रहता है पर अंडरस्टैंडिंग सबकी अलग रहती है। तो ऐसे में दिक्कत की कोई बात नहीं है। जैसा समझ में आता है वैसी नॉलेज यहां से ग्रैस्प करनी है, अपना लैंग्वेज के अंदर उसे वहां पे लिख कर आना है। बट हाँ, फैक्ट्स जो है वो साथ में रख के जाने हैं। ऐसा नहीं है कि फैक्ट्स पीछे छोड़ दिए और अपनी ही कोई अलग ही स्टोरी आप अपने एग्जाम के अंदर लिखकर आ जाए। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा कि आपके लिए जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की। तो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है एक्सप्लेन दी फॉलोइंग्स। कुछ लाइक ABCD करके हमें स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। इन स्टेटमेंट्स को एक्सप्लेन करने को बोला गया है। एक्सप्लेन करते हैं, हर एक वो ब्रीफ स्टोरी देखेंगे फिर उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन ए है, या मैं कह दूं कि पहला स्टेटमेंट ए ये है, वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी। अब ये कब की बात की जा रही है? तो देखो, हम ये देखते हैं कि जब ब्रिटेन के अंदर है ना लाइक मशीन्स आना शुरू हो जाती है तो उस दौर में ये देखा जाता है कि लोगों को ये चीज पसंद नहीं आती। लोगों को पसंद इसलिए नहीं आती थी क्योंकि स्पिनिंग जेनी के आने की वजह से जो पहले वर्क जो मिला करता था लोगों को, जो काम पहले लोगों को मिला करता था, अब वो काम नहीं मिलने वाला था। जो 10 लोग मिलके एक बार में काम किया करते थे, ठीक है ना, एक पूरे दिन में काम किया करते थे, वही काम स्पिनिंग जेनी अकेले कर सकती थी। और ऐसे में हम ये देखते हैं कि स्पिनिंग जेनी से जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ही ज्यादा होने लग जाता है। अब वुमेन्स जो थी वो उस समय स्पिनिंग का काम किया करती थी। अगर नहीं याद है और अगर याद करना है तो लेट्स टॉक अबाउट पिक्चर्स वाला एक हमने टॉपिक बनाया है, उसके अंदर जाके देखना। वहां पे आप स्पिनिंग जेनी पे काम लाइक उसके लिए लाइक किस तरीके से महिलाओं ने लाइक वुमेन्स ने एक है ना अटैक करना शुरू किया था, उसके बारे में हमने वहां पे डिस्कस किया है। वुमेन्स किस तरीके से स्पिनिंग करा करती थी उसकी हमने वहां पे पिक्चर भी कोट करी है, जिससे आप समझ सको कि किस तरीके से जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स है, वो उस समय स्पिनिंग से जुड़ी हुई थी। और जैसे ही स्पिनिंग जेनी का इन्वेंशन होता है तो जो महिलाएं हैं, जो वुमेन्स है, जो स्पिनिंग का काम पहले किया करती थी, वो सारी अब थोड़ी नाराज हो जाती है। वो कहती है इसके आने की वजह से, इस मशीन के आने की वजह से हमारी जॉब जो है वो खतरे में जा रही है। तो ऐसे में ये देखते हैं, थोड़ा और इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो देखो क्या है, वुमेन वर्कर्स इन ब्रिटेन अटैक द स्पिनिंग जेनी बिकॉज, कारण देखते हैं, कारण क्या है, स्पीडेड अप द स्पिनिंग प्रोसेस। स्पीडेड अप मतलब क्या है कि जो एक प्रोसेस है स्पिनिंग का, ठीक है, जो काम पहले 1 घंटे में हो रहा था वो काम अब 10 मिनट में हो रहा है। एकदम सिंपल यही है, जो काम पहले 1 घंटे में होता था वो काम स्पिनिंग जेनी जो है 10 मिनट में ही कर देती थी। क्योंकि मैनुअल हैंड लेबर जो होता है वो धीरे धीरे काम करता है, पर जो मशीन होती है वो बहुत जल्दी जल्दी काम करती है। तो हम ये देखते हैं स्पिनिंग जेनी के आने की वजह से जो प्रोडक्शन की कैपेसिटीज थी वो बढ़ना शुरू हो जाती है इन वुलन इंडस्ट्री एंड रिड्यूस द डिमांड फॉर लेबर। अब होता क्या था ना कि स्पिनिंग जेनी जो थी वो खुद ही इतना प्रोडक्शन कर देती थी कि उसे किसी और टाइप के मैनुअल लेबर से बीट नहीं किया जा सकता था। मतलब मैनुअली जो ह्यूमन हैंड्स होते थे वो स्पिनिंग जेनी के प्रोडक्शन को बीट नहीं कर सकते थे। प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता था और इतना ज्यादा प्रोडक्शन बहुत कम टाइम में कर पाना ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे में ये कहा कि जो डिमांड है ह्यूमन लेबर की वो भी धीरे धीरे कम होने लग गई, क्योंकि जहां पे पहले स्पिनिंग का काम महिलाएं या ह्यूमन हैंड से किया जाता था, वहीं पे आज स्पिनिंग का काम जो है स्पिनिंग जेनी
कर रही थी। तो ऐसे में हमें ये समझ में आता है कि हाँ, वुमेन्स ने उनके ऊपर अटैक किया अपनी स्पिनिंग जेनी मशीन के ऊपर। क्यों किया? क्योंकि इसके वजह से उनकी जॉब जो थी वो जा रही थी, साथ ही साथ जो स्पिनिंग जेनी से होने वाला प्रोडक्शन था उसको compete करने की कैपेबिलिटी जो थी वो ह्यूमन हैंड्स में नहीं थी। ये दो कारण है, बढ़िया एकदम ब्रीफ वाले। फिर भी अगर और भी कुछ लगता है कि इसमें ऐड होना चाहिए तो अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलते हैं। सेकंड हमारे मतलब सेकंड मैं कह दूं या इसको मैं बी कह देता हूं, ठीक है ना। बी स्टेटमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। क्या है? इन द 17th century मर्चेंट्स फ्रॉम टाउन इन यूरोप बिगेन एम्प्लॉइंग पीजेंट्स एंड आर्टिसन विद इन दी विलेजेस। अब ये जो स्टोरी है ना वो हमने चैप्टर के एकदम स्टार्टिंग में ही पढ़ ली थी, ठीक है ना। थर्ड या फोर्थ टॉपिक के अंदर ये स्टोरी हम कवर कर चुके हैं। कहा क्या जा रहा है? 17th century वो टाइम पीरियड था जब मर्चेंट्स जो है वो जा रहे थे विलेजेस में पीजेंट्स और आर्टिसंस के पास ताकि वो लोग प्रोडक्शन कर सके। तो पहले बैकग्राउंड स्टोरी देखते हैं कि ये किस लाइक कॉन्टेक्स्ट में था। हम बात कर रहे थे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन तो शुरू हो जाता है, हमें भी पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक टाइम पीरियड है 18th सेंचुरी के बाद। हम मानते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरीके से होता है, 18th सेंचुरी के बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे होता है। ध्यान से सुनना मेरी बात, 18th सेंचुरी के बाद कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, पर 18th सेंचुरी से पहले किस तरीके से इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो रहा था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मतलब लार्ज स्केल प्रोडक्शन किस तरीके से हो रहा था, उसे हम जानते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन में। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का क्या मतलब है? तो देखो, प्रोटो का मतलब होता है पहले, इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब तो आपको पता ही है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले किस तरीके से लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाया जाता था उसे हम कहते हैं प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये जो है ये एक प्रीफिक्स है, जिसके भी आगे लगेगा उसके अंदर उस पूरा जो वर्ड होगा उसकी मीनिंग को ये चेंज कर देगा। ओके, आइडिया लग गया होगा। आगे बात करते हैं। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमने देखा कि प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड एक ऐसा पीरियड था जिस समय पे मशीन्स जो थे अभी नहीं आई थी, अभी सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हैंड जो थे ना वो प्रोडक्शन कर रहे थे। अब बात की जाती है कि आखिर ऐसा क्या होता है कि जो मर्चेंट्स है ना वो विलेजेस जाते हैं, वहां पे पीजेंट्स और आर्टिसंस को पकड़ के उनसे प्रोडक्शन करवाते हैं। ऐसा कुछ तो हुआ होगा ना। तो देखो, होता कुछ ऐसा है, मर्चेंट्स के सामने प्रॉब्लम आती है टाउन्स में। टाउन्स के अंदर जो ट्रेड गिल्ड्स होते हैं वो नए मर्चेंट्स को वहां पे घुसने नहीं देते। साथ ही ट्रेड गिल्ड्स जो है वो एक ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते थे जो क्राफ्ट पर्सन को ट्रेन भी करते थे, उनको रेगुलेट भी करते थे, और मार्केट के अंदर किसी भी गुड की जो प्राइस है उसे भी वो लोग कंट्रोल करा करते थे। ये तीन काम जो है वो ट्रेड गिल्ड्स करा करते थे। ट्रेड गिल्ड्स क्या होता है? एक एसोसिएशन होती है ट्रेडर्स की, ठीक है। तो हम ये देखते हैं कि जो ट्रेड गिल्ड्स होते हैं वो नए मर्चेंट्स को घुसने नहीं देते हैं मार्केट के अंदर, साथ ही वो क्राफ्ट पर्सन को ट्रेन करते थे, मार्केट रेगुलेट करते थे, मार्केट में गुड्स की प्राइसेस को वो भी कंट्रोल करते थे। अब एक्सप्लेन करते हैं, एक छोटा छोटा आइडिया तो आपको लग गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि आखिर अपना आंसर क्या बोल रहा है। एक सेकेंड, अब देखो, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंडेड इन दी 17th century. वर्ल्ड ट्रेड एक्सपेंडेड ए वेरी फास्ट रेट ड्यूरिंग दी 17th century. 17th century वो टाइम पीरियड था जब वर्ल्ड ट्रेड धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। वर्ल्ड ट्रेड बढ़ने का एक कारण था कॉलोनाइजेशन। हम देखते हैं ब्रिटेन ने कई सारी कॉलोनीज को बना लिया था, जिसके कारण हर एक कॉलोनी में गुड्स की डिमांड हमें देखने को मिल रही थी। उस गुड्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए अब हम बात करते हैं कि किस तरीके से वो वर्ल्ड ट्रेड चल रहा था। द ट्रेड एंड कॉमर्स गिल्ड कंट्रोल द मार्केट, रॉ मटेरियल, एम्प्लॉयज एंड ऑल्सो द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन द टाउन्स। मैंने आपको ट्रेड गिल्ड्स, ये ट्रेड एंड कॉमर्स जो है ना ये और कुछ भी नहीं, ट्रेड गिल्ड्स की बात हो रही है, ठीक है। लिखा हुआ है ना गिल्ड, तो ट्रेड गिल्ड होता क्या है बताया होगा, एसोसिएशन होता है ट्रेडर्स का। ये लोग क्या करते थे? मार्केट के अंदर मार्केट को कंट्रोल करते थे, रॉ मटेरियल्स को कंट्रोल करते थे, क्राफ्ट पर्सन मतलब एम्प्लॉयज को कंट्रोल करते थे, साथ ही मार्केट के अंदर वो प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करते थे ताकि टाउन्स के अंदर होने वाला जो प्रोडक्शन है उसे अच्छे से रेगुलेट किया जा सके। तो ये सारी जो चीजें हैं वो क्यों पॉसिबल हो पा रही थी? क्योंकि ट्रेड गिल्ड्स अपना काम कर रहे थे। ट्रेड गिल्ड्स के काम करने के कारण ही हम ये देखते हैं कि किस तरीके से अब मार्केट जो था ना वो इन ट्रेड गिल्ड्स के कंट्रोल में आ चुका था। टाउन जो था वो पूरा रिस्ट्रिक्टेड था, टाउन्स जो था पूरे कंट्रोल में थे,
किसके? ट्रेड गिल्ड्स के। वहां पे कोई नया मर्चेंट नहीं जा सकता था। अब इन केस अगर किसी ट्रेडर को, किसी मर्चेंट को अगर ट्रेड करना हो, उसको लाइक पैसा कमाना हो, वर्ल्ड ट्रेड में उससे पार्टिसिपेट करना हो, तो वो अब क्या करता? तो ऐसे में उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता था कि टाउन्स में हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते, पर हम गांवों में जाकर प्रोडक्शन जरूर कर सकते हैं। तो ऐसे में दिस क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर मर्चेंट वो वांटेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन बाय एम्प्लॉइंग एक्स्ट्रा मैन। तो ऐसे में उन मर्चेंट्स के सामने प्रॉब्लम आ जाती है जो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करवाना चाहते थे एक्स्ट्रा लोगों के साथ, पर जो मार्केट था वो तो ट्रेड गिल्ड के कारण ऐसा नहीं कर पा रहा था। आगे बात करते हैं, देयरफॉर दे स्टार्टेड एम्प्लॉइंग पीजेंट्स एंड आर्टिसंस हु लिव्ड इन दी विलेजेस। जो विलेजेस में रहने वाले पीजेंट्स थे, जो विलेजेस में रहने वाले आर्टिसंस थे ना, अब उन्हें वो लोग एम्प्लॉय करने लग गए, उन्हें वो लोग काम पे लगाने लग गए और उनसे प्रोडक्शन करवाना शुरू कर दिया गया। तो ऐसे में हमें समझ में क्या आता है? हमें यही समझ में आता है कि वर्ल्ड ट्रेड की जो एक मांग थी ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। उसकी डिमांड को देखते हुए जो ट्रेड गिल्ड्स है उसने सोचा कि सारा जो बेनिफिट है वो जो भी है वो हमारे टाउन्स में ही रहना चाहिए, टाउन्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, और टाउन्स में भी सिर्फ हम लोगों के पास ही ये चीज होनी चाहिए। तो होता क्या है ना कि ट्रेड गिल्ड्स पूरे मार्केट कंट्रोल करती है, मार्केट कंट्रोल की वजह से जो मर्चेंट्स होते हैं वो वहां पे पैसा नहीं कमा पाते, इसलिए वो विलेज जाते हैं, विलेजेस में आर्टिसंस और पीजेंट्स को पकड़ते हैं और उनसे वो लोग प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, सी के ऊपर चलते हैं। पहले क्वेश्चन तो देख ले, इसका स्टेटमेंट क्या था सी का। एक सेकंड, ये रहा सी का। द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। जैसे ही 18th सेंचुरी खत्म होने वाला था, जो ओल्ड पोर्ट्स जैसे कि सूरत हो गया, जैसे कि हुगली हो गया, ये सारे पोर्ट्स जो थे वो अब डिक्लाइन करना शुरू कर चुके थे। अब ऐसे में ऐसा क्यों हुआ? कोई कारण भी तो होगा, उस कारण का हम पता लगाते हैं। तो देखो, होता कुछ इस तरीके से है कि 18th सेंचुरी की शुरुआत में अब इंडिया को एक कॉलोनी बनाने की जो मांग थी ना, वो बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही थी। ऐसे में ब्रिटिशर्स, पोर्टुगीज, स्पेनिश, फ्रेंच सभी लोग चाहते थे कि इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाया जाए, पर कॉलोनी बनाने में सिर्फ एक सक्सेसफुल हो पाती है पार्टी, उसका नाम था द ग्रेट ब्रिटेन। ग्रेट ब्रिटेन इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लेता है। अब जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन इंडिया को अपनी कॉलोनी बनाता है, अब ब्रिटेन का सबसे पहला एम यही था कि जो मार्केट है ना, इस मार्केट को कंट्रोल किया जाए, इंडियन मार्केट को बनाया जाए अपना गुलाम। तो अब ऐसे में ये कैसे किया जा सकता था? तो इसके लिए सबसे पहले उन्होंने आइडिया निकाला कि हम एक काम करते हैं कि इनका जहां जिस जगह से ट्रेड हो रहा है, मतलब जो पोर्ट थे, पुराने पोर्ट जो थे, जैसे सूरत में था, जैसे हुगली में था, पहले हम इन्हें कंट्रोल कर लेते हैं, इनको डिक्लाइन करवा देते हैं और हमारे खुद के नए पोर्ट हम बना लेते हैं, और जो हमारे नए पोर्ट होंगे उसमें हम इंडियंस को घुसने ही नहीं देंगे। तो ऐसे में ये जो प्रॉफिट है, ये जो इंडिया का पूरा मार्केट है, इससे जो भी पैसा बन रहा था उसको ले जाने का ये एक प्लान बना लेते हैं ब्रिटिशर्स। तो इसी कारण से देखा जाता है कि 18th सेंचुरी के एंड आने तक तो सूरत की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि सूरत का जो पोर्ट था वो बहुत बुरी तरीके से डिक्लाइन कर रहा था। आगे देखते हैं, द पोर्ट ऑफ सूरत। अब थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ क्या लिखा है। द पोर्ट ऑफ सूरत डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी ड्यू टू द ग्रोइंग पावर ऑफ यूरोपियन कंपनीज इंगेज इन ट्रेड विद इंडिया। तो पोर्ट जो था ना सूरत का, वो डिक्लाइन इसलिए ही कर रहा था क्योंकि जो यूरोपियन कंपनीज इंडिया में काम कर रही थी उनका पावर बढ़ता जा रहा था। यूरोपियन कंपनीज, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं जिससे आप ये समझ जाओगे कि किस यूरोपियन कंपनी की बात की जा रही है। ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या नाम था? ईस्ट इंडिया कंपनी, EIC जिसे हम कहते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कंट्रोल था, पॉलिटिकल कंट्रोल कहूं मैं, उसका ओवरऑल कंट्रोल कहूं, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। उस कंट्रोल के बढ़ने के कारण देखा जाता है कि अब इंडियन ट्रेडर्स जो थे ना, वो मार्केट के अंदर इतनी डोमिनेंट पोजीशन में नहीं रह पाते हैं। तो इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि इंडियन मार्केट के ऊपर जो कंट्रोल होता है वो हो जाता है इन यूरोपियन कंपनीज का। वो अपने तरीके से इसे रेगुलेट करना शुरू कर देती है। द यूरोपियन कंपनीज वर गेनिंग पावर बाय सिक्योरिंग अ वैरायटी ऑफ कंसेशंस एज वेल एज द मोनोपोली राइट्स टू द ट्रेड फ्रॉम द लोकल कोर्ट। अब ये यूरोपियन कंपनीज जो है, इनकी पावर्स कैसे बढ़ रही थी, ये भी तो जानना है, एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ना कि पावर्स इनके पास कैसे आ पा रही थी।
क्योंकि देखो मार्केट के अंदर अगर मैं बात करूं तो मार्केट के अंदर सभी इक्वल है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई नया ट्रेडर आएगा कोई पुराना ट्रेडर आएगा तो कुछ ऐसा बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, नहीं। मार्केट में सभी ट्रेडर इक्वल है, सभी बिजनेसमैन इक्वल हैं, बट मार्केट के अंदर जो डिफरेंस है ना वो कौन लेके आता है, कुछ पॉलिसीज, कुछ कुछ ट्रेडर्स, कुछ कुछ बिजनेसमैन को जो कंसेशन मिलते हैं, जो उनको छूट दी जाती है, उसके कारण वो दूसरे बिजनेसमैन के कंपेयर में कुछ ज्यादा बिजनेस अच्छे से कर सकते हैं। तो होता भी कुछ ऐसा ही है कि यूरोपियन कंपनीज जो है क्या करती है, तरह तरीके के कंसेशंस, मतलब जो छूट है वो लेने की कोशिश करती है लोकल कोर्ट से। होता क्या है, तो देखो हम ये देखते हैं कि लेट सपोज एक गुड का जो प्राइस था वो था उस समय 100 रुपीज। ये एक एग्जाम्पल है, मैं पहले ही यहाँ लिख देता हूँ, ऐसा मत मान लेना कि सर उस टाइम पे क्या इंडियन रुपीज चलता था क्या, नहीं। एक गुड की जो प्राइस है सभी मर्चेंट्स के लिए, सभी लाइक लोगों के लिए वो है 100 रुपीज। ओके, 100 रुपीज के अंदर टैक्स जो है वो इंक्लूड किया जाता था 30 रुपीज। तो ऐसे में इसकी कॉस्ट आ जाती थी 130 रुपीज। अब 130 रुपीज कॉस्ट आने के बाद अब हम ये देखते हैं कि सभी ट्रेडर्स और बिजनेसमैन के लिए 130 रुपीज का वो प्रोडक्ट पड़ रहा होगा। पर यूरोपियन कंपनीज जो थी ना वो क्या करती है, वो यहां काम करती है, इस 30 रुपए के टैक्स पे काम करती है। वो क्या करती है, जो टैक्स अथॉरिटीज होती थी, मतलब जो उस समय के लोकल कोर्ट्स हुआ करते थे ना, वहां पहुंचती है और वहां पे कहती है कि देखो हम आपको ऐसे ऐसे आर्म्स वगैरह या फिर हम कभी भी वॉर वगैरह होगी तो हम आपको सपोर्ट कर देंगे, आप तो सिर्फ एक काम करो, आप है ना ये जो टैक्स है ना वो हमसे कम लो। तो लेट सपोज इन्होंने 20 रुपीज लेना शुरू कर दिया टैक्स। तो अब है ना सभी नॉर्मल लोगों के लिए जो प्राइस है वो तो कितना है, वो तो है 130 रुपीज, पर यूरोपियन कंपनीज के लिए वही प्राइस है 120 रुपीज। तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि उनके लिए जो प्राइस है वो कम हो जाता है, जिससे मार्केट के अंदर उनकी जो पोजीशन होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। तो ये तो एक पहला कारण था कि कंसेशन उन्हें मिल जाते। साथ ही साथ मोनोपोली राइट्स भी जो थे वो कई सारे ट्रेड के ऊपर वो लोग ले लेते हैं। अब मोनोपोली क्या होता है, तो देखो बच्चों कई बार ऐसा होता है कि हम है ना किसी चीज के ऊपर अपनी मोनोपोली अगर ले लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि हमारे अलावा इस चीज को, इस गुड को ना तो कोई प्रोड्यूस कर सकता है और ना ही कोई इसमें ट्रेड कर सकता है बिना हमसे पूछे। तो यही होता है, यूरोपियन कंपनीज जो होती है कई सारे ट्रेड्स के ऊपर मोनोपोली राइट्स ले लेती है। मोनोपोली राइट्स होने के कारण अब कोई और जो है वो इस गुड का ट्रेड नहीं कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेड होगा, सिर्फ और सिर्फ जो ट्रेड करेंगे वो कौन होंगे, वो होंगे सिर्फ और सिर्फ जिनके पास ये मोनोपोली राइट्स है। अगर मेरे पास मोनोपोली राइट है कि लेट सपोज है ना कि मेरे पास मोनोपोली राइट है मून का, ठीक है, एक एग्जांपल देखते हैं हाइपोथेटिकल कि मेरे पास मोनोपोली राइट है मून का, मून के ऊपर मेरी क्या है, मोनोपोली है। तो बिना मुझसे परमिशन लिए, बिना मुझे बताए या फिर बिना मेरी परमिशन के कोई भी मून के ऊपर जाके अपना जो भी सैटेलाइट है उसे लैंड नहीं करवा सकता है। या फिर मैं ये कहूं कि कोई भी किसी भी टाइप का जो रोवर है वो मून के ऊपर नहीं जा सकता है बिना मेरी परमिशन के, मतलब मोनोपोली है मेरी उसके ऊपर। ओके, और इसके अंदर अगर कोई भी ट्रेड वेड होगा, वहां पे कोई भी बिल्डिंग वगैरह बनवानी होगी ना, तो उसके लिए जो राइट्स होंगे वो सिर्फ मेरे पास होंगे, मैं ही वहां पे कुछ भी करवा सकता हूं। तो मोनोपोली राइट्स का एक बेसिक जो है ना आप ये अंदाजा लगा सकते हैं। दिस लेड टू डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट्स ऑफ द सूरत एंड हुगली। अब इसकी वजह से जो पुराने पोर्ट्स थे जो कि सूरत और हुगली में हमें देखने को मिलते हैं, वो पोर्ट्स अब डिक्लाइन करना शुरू कर जाते हैं। फ्रॉम वेयर लोकल मर्चेंट्स ऑपरेटेड, जहां पे पहले लोकल मर्चेंट्स ऑपरेट किया करते थे। देखो इंडिया मार्केट था, इंडिया के पोर्ट थे, तो इंडिया के ट्रेडर ही तो वहां पे उसे ऑपरेट करते होंगे। पर अब इंडियन मर्चेंट्स का जो एक पावर था, डोमिनेंस था, वो भी खत्म होने वाला था। एक्सपोर्ट शो एंड दी लोकल बैंक्स वेंट करप्ट। तो ऐसे में हमें देखने को मिलता है कि एक्सपोर्ट जो है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं इंपोर्ट से, साथ ही साथ जो लोकल बैंक्स थे वो भी बैंक करप्ट हो जाते हैं। तो ये चीज हमें देखने को मिलती है। अब एक डी वाला स्टेटमेंट और बचता है, वो भी देखते हैं क्या है। चलो क्या है, द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड द गुमास्तास टू सुपरवाइज द वीवर्स इन इंडिया। अब देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, मैं आपको एक बार यहाँ पे ले जाके ही बताता हूँ। देखो ईस्ट इंडिया कंपनी, मैं बात करता हूँ EIC की। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी ना वो ये देखती है कि जो वीवर्स है, वीवर्स जो है जो अपने टेक्सटाइल को मार्केट में सेल करते हैं ना,
मार्केट में जो वो लोग सेल कर रहे थे वो लोग वो अपनी प्राइसेस पे करते थे, ठीक है। वो उसके ऊपर बार्गेन किया करते थे, कोई बोलता था 10 रुपीज दूंगा, कोई बोलता था 20 दूंगा, कोई बोलता था 25 दूंगा, तो जो अच्छा पैसा देता था वो उसे ही सेल कर दिया करते थे। तो ऐसे में जो यूरोपियन कंपनीज थी, जैसे EIC कंपनी थी, उसके सामने भी ये दिक्कत आती है कि जो वेवर्स होते हैं वो अपनी मन चाहे रेट्स के ऊपर अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे, जिसके वजह से जो EIC थी उसको महंगे है ना, बहुत ज्यादा महंगे प्राइजेस के अंदर टेक्सटाइल को बाय करना पड़ता था वेवर्स से। अब ऐसे में ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो फर्दर कंपनीज होती है वो सोचती है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि देखो, मार्केट के अंदर ये जो वेवर है ना, ये मार्केट में आएगा अपने टेक्सटाइल को लेके, तभी तो उसे सेल कर पाएगा। अगर कैसा हो कि मैं सीधे डायरेक्ट कंट्रोल ही कर लूं इस वेवर को, कि ये जो वेवर है ना जो प्रोडक्शन करेगा उसको भी मैं कंट्रोल कर लूं। अगर मैंने इसके कंट्रोल कर लिया इसके पूरे प्रोडक्शन को, तो ये मार्केट तक पहुंचेगा नहीं। मार्केट तक अगर ये पहुंचेगा नहीं तो ये किसी भी तरीके से अपनी प्राइस को लोगों को बता पाएगा नहीं, ठीक है, बार्गेन कर नहीं पाएगा। जो मैं प्राइस बोलूंगा उस पे ये मुझे अपना टेक्सटाइल दे देगा। तो होता भी कुछ ऐसा ही है। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल लाने की कोशिश करती है वेवर के ऊपर, कि जो वीवर है उसके ऊपर एक डायरेक्ट कंट्रोल आ सके। पर अब वीवर के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल लाना इतना आसान था नहीं। वेवर के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी दो मेथड्स को यूज करती है। पहला जो था मेथड वो ये था थ्रू दी एडवांसेस। थ्रू दी एडवांसेस मतलब क्या करती थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वेवर को एडवांस देती थी। एडवांस मतलब कुछ एक्स्ट्रा में एक है ना, शुरुआती में बहुत पहले पैसा दे दिया करती थी। अब होता क्या था कि ईस्ट इंडिया कंपनी से वेवर ने अगर एडवांस ले लिया तो वेवर जो है अगर प्रोड्यूस करेगा तो प्रोडक्शन होने के बाद वो जो प्रोडक्शन निकलेगा वो प्रोडक्शन भी सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी या किसी भी यूरोपियन कंपनी के पास ही जा सकता है। वो वेवर उसे और कहीं पे सेल नहीं कर सकता। सेकंड तरीका, उन्होंने इसे सुपरवाइज, ये एडवांस का सिस्टम जो था, कलेक्शन का सिस्टम जो था, उसको सुपरवाइज करने के लिए एक है ना पोस्ट बना दी थी, ठीक है, जिसका नाम था गोमेस्ता। अब गोमेस्ता का क्या काम था? गोमेस्ता का काम था कि वेवर जो है उससे उसका जो टेक्सटाइल है उससे क्या करना है, उससे उसे कलेक्ट करना है। कलेक्शन का काम था, ठीक है। सुपरविजन का काम था। अगर कोई वेवर जो है एक क्वालिटी और एक क्वांटिटी दोनों ही बीट नहीं कर पाता था तो ये जो गुमास्ताज हुआ करते थे वो अपने साथ जो लोकल सिपाहीज हुआ करते थे, पियोन्स हुआ करते थे, उनको लेकर पहुंचते थे वेवर के पास और वेवर की अच्छी सी पिटाई लगा दिया करते थे, ठीक है। तो ऐसा कुछ ये गुमास्ता कर रहे थे। अब हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमें गुमास्ता के बारे में पूछा गया है, तो चलो गुमास्ता के बारे में देखते हैं। गुमास्ता वाला ही था ना, एक सेकंड क्या था? द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड द गुमास्ता सुपर। हाँ, तो गुमास्ता के बारे में है कि आखिर गुमास्ता क्या कर रहे थे। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंट करती है एक पेड सर्वेंट जिसका नाम था गुमास्ता। समझ गए गुमास्ता क्या था, क्यों था? ये सारे रीजन मैंने आपको बता दिए हैं। दे वर अपॉइंटेड बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ रीजंस रहे थे। To eliminate the existing traders and brokers connected with the cloth trade and establish a more direct control over the weaver. कंपनी का वेवर के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल हो सके उसके लिए गुमास्ता को लाया गया था। डायरेक्ट कंट्रोल मतलब पहले जो बीच के अंदर जो ट्रेडर्स वगैरह आ रहे थे, जो ब्रोकर्स वगैरह आते थे जिनकी वजह से प्राइस बढ़ जाया करता था, उन प्राइजेस को अब खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ और सिर्फ कंपनी है और सिर्फ और सिर्फ वेवर है। कंपनी का डायरेक्ट कंट्रोल है अब वेवर के ऊपर और इसे सुपरवाइज करेगा गुमास्ता। आगे बढ़ते हैं। टू सुपरवाइज वेवर, कलेक्ट सप्लाईज एंड एग्जामिन द क्वालिटी ऑफ द क्लोथ। सेकंड जो काम था इस गुमास्ता का वो ये था कि वो सुपरवाइज करता था, कलेक्ट करता था, साथ ही साथ एग्जामिन करता था क्वालिटी ऑफ क्लोथ। क्वालिटी जो होती थी एक क्लोथ की वो मेंटेन की जा रही है कि नहीं की जा रही है, ये सारी चीजें जो है एक गुमास्ता एक मैनेज किया करता था। तो ये तो चलो हमारे समझ में आ जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम चलते हैं टू प्रिवेंट द कंपनी वीवर्स फ्रॉम द डीलिंग विद द अदर बायर्स, और साथ ही जो अदर बायर्स है उससे डील करने से भी गुमास्ता उन्हें रोक दिया करता था। कैसे रोकता था? पहुंच जाता था भाई, पहले तो एडवांस दे देता था, एडवांस देने के बाद बोल देता था कि अब तो एडवांस ले लिया, अब तो मतलब जो भी लाइक आप प्रोड्यूस करोगे वो जो है हमारी जेब में ही जाने वाला है। Those who took loans had to hand over the cloth they produced to the गुमास्ता।
अगर किसी ने लोन ले लिया, किसी ने एडवांस ले लिया, तो उसे अपना जो प्रोड्यूस है वो गुमास्ता को देना ही देना पड़ता था। अगर गुमास्ता को आप जो प्रोड्यूस नहीं दोगे तो क्या वो गुस्सा नहीं होगा, और अगर वो गुस्सा हो गया तो वो कैसे पॉइस को नहीं लेकर आएगा, लेकर आता था, बढ़िया उनकी पिटाई लगा देता था। तो देखो गोमास्ता, आप ये भी देखोगे बाद में इसके अंदर कि जो गोमास्तास है ना, उनके इन्हीं नीतियों के कारण बाद में गोमास्तास का बहुत ही ज्यादा अपोज होने लग गया। कई ऐसे के ऐसे विलेज हम देखते हैं जहां पे वेवर्स के ग्रुप जो हैं वो एक साथ आते हैं और गोमास्तास के ऊपर अटैक करना शुरू भी कर देते हैं। साथ ही हम ये देखते हैं कि ये जो गोमास्ता है ना, ये आउट ऑफ पर्सन हुआ करता था, मतलब गांव का बंदा नहीं था, ठीक है, कोई बाहरी व्यक्ति हुआ करता था, जिसके कारण जो एक रिलेशनशिप पहले ट्रेडर और एक वेबर के बीच में हुआ करता था, एक ब्रोकर और जो हमारे वेबर है उसके बीच में हुआ करता था, ऐसा कोई रिलेशन गोमास्ता का और लोगों का नहीं था। ये रिलेशनशिप की ये जो सोशल कमी जो थी ना उसकी, उसी के कारण हम ये देखते हैं कि गोमास्ता जो था ना, अब लोगों के मनों के अंदर एक मैं ये कह सकता हूँ कि लोगों के लिए एक प्रॉब्लम बन गया था, ठीक है ना, कि ये जो गोमास्ता है ये तो सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम जो है जनरेट करने वाला है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, राइट द ट्रू एंड फॉल्स अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट। हर स्टेटमेंट का बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है कि स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखो, at the end of the 19th century, 80% of the total workforce in Europe was employed in the technologically advanced industrial sector। बात की जा रही है कि जो 19th सेंचुरी है, 19th सेंचुरी के खत्म होने तक हमारे इस यूरोप के लगभग 80% जो वर्कर्स थे वो इंडस्ट्रीज में काम कर रहे थे। तो क्या वाकई में ऐसा था? अगर इतना हो जाता तो हम ये देखते कि पूरा जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है ना वो 1947 तक आने तक तो बहुत 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 ही ज्यादा, आईफोन तो तभी आ जाता, कोई दिक्कत ही नहीं होती, इतना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाता, इतने वर्कर्स अगर एक साथ काम करते, इतनी बड़ी इंडस्ट्री होती। तो देखो बच्चों, इंडस्ट्री थी जरूर, ठीक है, बट इंडस्ट्री अभी इतनी बड़ी नहीं थी। इंडस्ट्री जो थी वो अपने एक डेवलपिंग फेज में थी, डेवलप हो रही थी। डेवलप होने के एक फेज के अंदर हम ये देखते हैं कि इंडस्ट्रीज जो थी ना, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले जो लोग थे वो इतने ज्यादा नहीं थे। अगर हम बात करते हैं लेबर फोर्स की, तो लेबर फोर्स का लगभग 80% जो पार्ट है ना वो अभी भी स्मॉल इंडस्ट्रीज या फिर मैं ये कह सकता हूँ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में ही काम कर रहे थे। सिर्फ और सिर्फ 20% जो लेबर फोर्स था ना वो काम कर रहा था इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रीज के अंदर। तो हम ये देख सकते हैं कि टेक्नोलॉजिकली एडवांस इंडस्ट्री जो होगी वहां पे काम करने वाले जो लोग होंगे वो 20% होंगे, 80% नहीं होंगे। तो ये जो है आंसर वो क्या है, फॉल्स है। अब फॉल्स के ऊपर ही यहाँ पे इसकी कहानी खत्म हो जाती है। आगे चलते हैं, बी में आता है द इंटरनेशनल मार्केट फॉर टेक्सटाइल वाज डोमिनेटेड बाय द इंडिया टिल द 18th सेंचुरी। ये कहा जा रहा है कि जो इंटरनेशनल मार्केट था ना टेक्सटाइल का, वो जो था उसके अंदर इंडिया जो था डोमिनेट करता था 18th सेंचुरी तक। तो अब देखो हम ये कहते हैं कि जो पहले मतलब जो है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने से पहले हम ये देखते हैं कि इंडिया जो था टेक्सटाइल हब था। टेक्सटाइल हब होने के कारण हम देखते हैं कि जो टेक्सटाइल्स है उसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में ही हुआ करता था। इंडिया में ज्यादा प्रोडक्शन हुआ करता था तो इंडिया बन गया था टेक्सटाइल हब। और इतना ज्यादा प्रोडक्शन करने के कारण और इतना ज्यादा प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने के कारण हम ये देखते हैं कि इन दी एंड जो है इंडिया जो था वो बहुत बड़ा प्रोड्यूसर और साथ ही साथ एक कंज्यूमर भी बहुत अच्छा था। पर इंटरनेशनल मार्केट को क्या वो डोमिनेट करता था? तो हाँ, वो इंटरनेशनल मार्केट को डोमिनेट करता था। पर कब तक? 18th सेंचुरी। क्योंकि 18th सेंचुरी के बाद जो थी ना मिल्स और फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का कॉन्सेप्ट आ गया था और इसके कारण हम ये देखते हैं कि जो पूरा का पूरा प्रोडक्शन है वो इंडिया से चला गया था। इंडिया फिर डोमिनेट नहीं करता, फिर करता है डोमिनेट ब्रिटेन। आगे चलते हैं सी के ऊपर। सभी के आंसर इसकी बाद वाली स्लाइड में है, तो ऐसा मत सोचना कि सर ट्रू फॉल्स ऐसे ही बता रहे हो, कि आप बता तो रहे नहीं हो कि आंसर कहाँ लिखे हुए हैं, हमें तो लिखा हुआ भी चाहिए, वो भी आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, सी पे चलते हैं। द अमेरिकन सिविल वॉर रिजल्टेड इन द रिडक्शन ऑफ कॉटन एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया। पूछा गया है कि अमेरिकन सिविल वॉर जैसे ही शुरू होती है तो अमेरिकन सिविल वॉर के कारण क्या इंडिया का जो कॉटन एक्सपोर्ट होता है उसके अंदर रिडक्शन होता है? नहीं, ऐसा थोड़ी होता। होता क्या था ना कि पहले जो है हम देखते हैं सबसे पहले ब्रिटेन। ओके, ब्रिटेन के अंदर हम देखते हैं मैनचेस्टर। ब्रिटेन का है मैनचेस्टर, में एन से इसको रिप्रेजेंट करता हूं। तो ब्रिटेन के अंदर प्रोडक्शन होता था क्लोथ का, कॉटन क्लोथ का, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो थी वो ब्रिटेन के अंदर मैनचेस्टर में थी।
अब हम ये देखते हैं कि जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन के अंदर कहानी कुछ इस तरीके से थी कि ब्रिटेन की इस इंडस्ट्री को अगर किसी भी तरीके से रॉ कॉटन की जरूरत होती थी तो वो मंगवाया जाता था अमेरिका से। कहां से मंगवाया जाता था? अमेरिका से उसे मंगवाया जाता था। अमेरिका से वो एक्सपोर्ट होता था ब्रिटेन। पर जब बात आती है अमेरिका खुद अपने सिविल वॉर के अंदर जब बिजी हो जाता है तब, तो जैसे ही अमेरिका अपने सिविल वॉर में बिजी होता है तब जो ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन की इंडस्ट्री की जो डिमांड होती है तो उतनी ही रहती है। तो देखा जाता है कि जो इंडिया है, इंडिया से अब रॉ कॉटन जो है वो एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है और जितनी डिमांड पहले अमेरिका से करी जा रही थी वो डिमांड जो है अब इंडिया से करी जाती है। इंडिया के पास जितनी भी कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन करने की, प्रोडक्शन एक्सपोर्ट करने की, इंडिया वैसा करता है। तो इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ता है, इंडिया का एक्सपोर्ट कम बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ये जो पॉइंट है वो भी है फोर्स। आगे हम बात करते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ द फ्लाई शटल इनेबल द हैंडलूम वर्कर्स टू इंप्रूव देयर प्रोडक्टिविटी। जैसे ही ये फ्लाई शटल मशीन आती है तो क्या इसके कारण हैंडलूम वर्कर्स का जो प्रोडक्टिविटी होती है क्या वो बढ़ जाती है? तो मैं कहूंगा हाँ। तो देखो हैंडलूम सेक्टर जो था ना वो एक बड़ा ही डाइवर्सिफाइड सेक्टर होने के साथ ही एक है ना बहुत ही लेबर इंटेंस भी सेक्टर था। अब ऐसे में जैसे ही हैंडलूम सेक्टर के अंदर फ्लाई शटल मशीन आती है, फ्लाई शटल क्या था तो पहले हम ये देख लेते हैं कि देखो फ्लाई शटल के अंदर व्हील्स होते थे, कई सारे स्पिंडल्स होते थे जिसके कारण स्पिनिंग और वीविंग का जो हमारा काम था वो बहुत ही ज्यादा इजीली हो जाता था। हम ये देखते हैं कि फ्लाई शटल मशीन जो है उससे बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से वीविंग हो सकती थी और इसी के कारण जो प्रोडक्टिविटी पर वर्कर था वो बढ़ना शुरू हो गया था। पूरे इंडिया के अंदर हम देखते हैं कि लगभग 65% मतलब 65 नहीं 35% था एक्चुअली 35% एरियाज के अंदर जहां पे पहले टेक्सटाइल का प्रोडक्शन हैंड से हो रहा था वहां पे अब फ्लाई शटल मशीन जो थी वो सेटअप हो चुकी थी। ट्रावनकोर वगैरह ये कुछ इसके एग्जांपल्स भी थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ये देख लो सबके सब वही है। आगे देखते हैं एक्सप्लेन। अब थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है उसके बारे में पूछा गया है। 3 वेरिएंट दिए गए हैं इस एक सिंगल क्वेश्चन के, तो देखो पहले वो भी पढ़ लेते। एक्सप्लेन द कंडीशन इन 18th century इंग्लिश कंट्री साइड दैट क्रिएटेड द कंडीशन फॉर प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। हमें 18th century से पहले की कुछ इंग्लिश कंट्री साइड की मतलब गांवों की कंडीशन बतानी है जहां पे पहला प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था। इसके बारे में अभी हमने स्टार्टिंग में थोड़ा डिस्कस कर लिया था, तो ऐसा नहीं है कि कुछ नई चीज है, अभी हो जाएगा हलवा है हलवा, ठीक है। अब देखते हैं आगे व्हाट इज मीन बाय प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? हाउ डिड इट अफेक्ट द लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों की जो लाइफ होती है उसे किस तरीके से ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन चेंज करता है। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन की कहानी में हम आगे बढ़े उससे पहले थोड़ा हम पहले आ जाते हैं। पहले आने का क्या मतलब है, पहले हम जानते हैं कि आखिर ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन होता क्या है। तो देखो मैं ये बोलता हूं प्रोटो, ठीक है, मैं बोलता हूं प्रोटो। प्रोटो का मतलब होता है पहले, पहले इतना सा समझ लो कि प्रोटो जो है, प्रोटो का हिंदी मतलब होता है पहले। मतलब वो जिस वर्ड के आगे ये जो प्रीफिक्स लग जाए प्रोटो, तो उस वर्ड का मीनिंग जो है उसमें आ जाएगा पहले। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन से जस्ट पहले की बात की जा रही है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले प्रोडक्शन कैसे किया जाता था। तो देखो ग्लोबल मार्केट की डिमांड तो हमें देखने को मिलती थी इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले भी। ऐसा थोड़ी है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन आया उसके बाद ही सारी कंट्रीज कनेक्ट हुई, उसके बाद ही सारा ग्लोबल ट्रेड स्टार्ट हुआ, नहीं। हम ये देखते हैं कि जो ग्लोबल ट्रेड है वो पहले भी एग्जिस्ट किया करता था। अब ग्लोबल ट्रेड एग्जिस्ट करता है तो जिसके कारण होता ये है ना कुछ कि हमारा जो प्रोडक्शन होता है, प्रोडक्शन जो था वो बढ़ना शुरू हो जाता है। अब उसकी डिमांड को सेटिस्फाई किया जाना था। तो जो अर्ली फेज होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन का इन विच लार्ज स्केल प्रोडक्शन वाज कैरिड आउट फॉर इंटरनेशनल मार्केट डिमांड्स एट डिसेंट्रलाइज्ड यूनिट बट नॉट एट द फैक्ट्रीज इज कॉल्ड द प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करना था पर लार्ज स्केल प्रोडक्शन जो है वो फैक्ट्रीज के अंदर नहीं किया जा रहा था, वो प्रोडक्शन जो था ना वो घरों से या फिर डिसेंट्रलाइज्ड जो यूनिट थे वहां से किया जा रहा था। तो ऐसे में हम ये देखते हैं कि जो डिसेंट्रलाइज्ड जो ये पूरा जो सिस्टम चल रहा था वो किस तरीके से काम करता है, तो वो काम करता है हमारे एक प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन सिस्टम में। अब एक ब्रीफ और देख ले।
प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था ना, उसके कारण हम ये देखते हैं कि फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उसके बावजूद भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इट अफेक्टेड द लाइफ ऑफ द 18th सेंचुरी इंग्लिश कंट्री साइड इन दी फॉलोइंग वे। अब ये किस तरीके से इंग्लिश कंट्री साइड मतलब इंग्लिश मतलब हम ये देखते हैं गांवों के, जो हमारे ब्रिटेन के गांव थे ना, वहां के लोगों की लाइफ को कैसे ये चेंज करता है। इन दी अर्बन एरियाज गिल्ड्स वर सेट अप विच प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ थिंग्स मच बिफोर द इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन। अब हम देखते हैं कि जो अर्बन एरियाज होते हैं, अर्बन एरियाज के अंदर गिल्ड्स जो थे वो प्रोडक्शन नहीं करने देते हैं। किसे? वो प्रोडक्शन नहीं करने देते हैं हमारे जो ये पहले के लोग होते हैं, मतलब पहले के जो मर्चेंट्स होते हैं ना, हमने स्टार्टिंग में देखा था, मर्चेंट्स को वो प्रोडक्शन नहीं करने देते हैं। मर्चेंट्स जो थे वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं इन गिल्ड्स के कारण। अब इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बाद जो है मशीन जो है वो तो बहुत बाद में आने वाली थी, और हम देखते हैं टाउन्स के अंदर गिल्ड्स काम करने दे नहीं रहे थे। तो इन दी रूरल एरियाज, तो जो मर्चेंट्स है अब रूरल एरियाज में जाते हैं, वहां पे अपने खुद के प्रोडक्शन यूनिट बनाते हैं, जहां पे जो सारे काम थे ना वो कौन कर रहे थे? वर्कर्स कर रहे थे। वर्कर्स कौन थे? पीजेंट्स थे, और कौन? और पीजेंट्स और आर्टिसंस दोनों मिलके गांव में जो थे वो प्रोडक्शन कर रहे थे। मैनी वर्कर्स इवन प्रोड्यूस इन देयर फैमिली फार्म्स। अब ये देखते हैं वर्कर्स जो है वो अपने घरों से ही आते थे, अपने फैमिली के अंदर ही किया करते, फैमिली के अंदर जो हाउस होल्ड थे वहीं पे ही प्रोडक्शन किया करते थे। प्रोडक्शन होता ही जैसे ही होता था वैसे ही वो जो अपना लाइक मर्चेंट होता था उसे वो दे दिया करते थे। बाय वर्किंग फॉर द मर्चेंट्स दे कुड कंटिन्यू टू कल्टिवेट देयर स्मॉल प्लॉट्स। जैसे ही वो मर्चेंट्स के साथ जुड़ जाते हैं तो उससे एक बेनिफिट उन्हें ये हो रहा था कि मर्चेंट्स के साथ भी अब वो ट्रेड तो कर पाते हैं, साथ ही साथ वो अब है ना फैमिली, अपना जो फैमिली का जो स्मॉल प्लॉट है वहां पे भी वो कल्टीवेशन कर पाते हैं। आगे हम देखते हैं इनकम फ्रॉम प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोडक्शन सप्लीमेंट देयर इनकम। तो प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन पीरियड के अंदर जो भी हमारा प्रोडक्शन होता है उसे सप्लीमेंट करता है, मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो उन लोगों की इनकम को सप्लीमेंट कर देता है, मतलब उनको एक एक्स्ट्रा इनकम अर्न करने का मौका मिल जाता है। आगे हम बढ़ते हैं और चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन के ऊपर। Why did some industrialists in 19th century Europe prefer hand labor over the machine? ऐसा क्यों था कि मशीन लेबर के बजाय अभी भी 19th सेंचुरी के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो हैंड लेबर को प्रिफर कर रहे थे विक्टोरियन ब्रिटेन में। 19th सेंचुरी को हूं या फिर मैं उसे विक्टोरियन ब्रिटेन को हूं, कहानी एक बराबर है। मैं ये कहूंगा कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनका कोई कारण रहा होगा ना कि वो मशीन को यूज नहीं कर रहे थे, वो सिर्फ और सिर्फ हैंड लेबर को यूज कर रहे थे। तो मशीन की हमें कुछ कमियां बतानी है और हैंड लेबर के कुछ हमें फायदे बताने हैं, बस इतना सा काम है, छोटा सा अभी हो जाएगा। देखो कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे 19th सेंचुरी यूरोप के अंदर हैंड लेबर को प्रीफर करते थे, मशीन को प्रीफर नहीं करते थे। कारण ये था कि जो डिमांड थी लेबर की वो कैसी थी? सीजनल थी, मतलब जो काम होता था वो सीजनल हुआ करता था। जैसे कि मैं बात करता हूं, जैसे कि बेवरेजेस हो गई, ठीक है, बेवरेजेस के साथ मैं कहता हूं कि जो शिप है, शिप रिपेयर का काम हो गया, ये सारे काम जो है ना विंटर्स में ही करवाए जाते थे। तो विंटर्स में ही ये दोनों काम चल रहे थे, जिसके कारण मैं देखता हूं कि जो पूरा काम है वो ऐसा होता था, वो सीजनल होता था, मतलब सीजन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन करवाया जाता था। सीजन अगर नहीं होता था, जैसे अगर समर्स होते थे तो समर्स में प्रोडक्शन नहीं हुआ करता था। तो ऐसे में जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे वो सोचते थे कि हम इतना पैसा खराब करें, क्योंकि और इतना पैसा खराब करें और उसके बावजूद हमारा जो प्रोडक्शन है वो तो सीजनल है, 4-5 महीने चलेगा फिर पूरे साल बंद रहेगा, तो ऐसे में हमें कोई फायदा होने वाला है? तो फायदा तो कुछ होने वाला था नहीं। तो ऐसे में जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं कि हम मशीन जो है वो नहीं लगाएंगे, हम तो हमारा जो ये हैंड लेबर है इसी से ही काम चलने देंगे, ह्यूमन को ही काम करने दो। लेबर वॉज अवेलेबल एट लो वेजेस एट द पीरियड ऑफ टाइम। साथ ही हम देखते हैं कि जो लेबर थे ना वो बहुत सारे थे, बहुत सारे लेबर्स के होने के कारण जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो थी वो बहुत ज्यादा कम आने वाली थी, क्योंकि जो उनकी वेजेस थी ना वो भी बहुत ही ज्यादा कम थी। मशीन वर कॉस्टली, मशीन्स बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, इनएक्टिव थी, और साथ ही साथ हम देखते हैं डिफिकल्ट टू रिपेयर एंड रिक्वायर्ड ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। उन्हें बहुत ज्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी होती थी, और अगर एक बार खराब हो जाए मशीन तो उसको रिपेयर करवा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। ये कुछ कंडीशन थी। एक कंडीशन ये भी थी, मार्केट डिमांड्स फॉर अ वैरायटी ऑफ डिजाइन्स एंड द कलर एंड द स्पेसिफिक टाइप कुड नॉट बी फुलफिल्ड बाय मशीन मेड क्लोथ। अब साथ ही हम ये देखते हैं कि कई सारी चीजें ऐसी होती थी जो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन हैंड ही बना सकते थे, मतलब कुछ स्पेशलाइज्ड गुड्स हुआ करते थे। स्पेशलाइज्ड गुड्स की सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि स्पेशलाइज्ड जो गुड्स होते हैं ना उसके लिए सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन ही काम कर सकता है, ह्यूमन ही
स्पेशलाइज्ड गुड्स को बना सकते हैं और कोई नहीं बना सकता, क्योंकि जो मशीन होती है ना वो एक या दो टाइप के ही गुड्स को बना सकती है, वो उसमें वैरायटी नहीं ला सकती। और आपको पता हो तो उस समय में कई सारी वैरायटी ऑफ एक्सेस और जो हैमर्स है ना वो हमें देखने को मिलते थे। अब कई सारी वैरायटी अगर उनकी हो गई है तो वैरायटी जो है किस वजह से है, ह्यूमन क्रिएटिविटी की वजह से, जो कि मशीन नहीं ला सकती। आगे हम देखते हैं, ये अगला क्वेश्चन चल गया, ये देखते हैं। विक्टोरियन ब्रिटेन में अपर क्लास जो है ना वो एरिस्टोक्रेट्स थे, बोर्गेजीज थे, और बोर्गेजीज और एरिस्टोक्रेट्स की जो डिमांड रहती थी ना वो सिर्फ रहती थी हैंडमेड गुड्स की। अब जिसके पास पैसा है तो वो कहेगा ना कि हमारा गुड्स जो है वो तो स्पेसिफिक होना चाहिए, उसमें कोई टाइप की वैरायटी होनी चाहिए। और ये कैसे आ सकती थी, इसको लाने के लिए सबसे बड़ी दिक्कत या सबसे बड़ी जरूरत ये थी कि जो प्रोडक्शन है ना वो किससे करवाया जाए, वो हैंड से ही करवाया जाए, हाथों से प्रोडक्शन करवाया जाए। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड द ईस्ट इंडिया कंपनी procure the regular supplies of cotton and silk textile from Indian weavers। तो कहा जा रहा है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किस तरीके से रेगुलर सप्लाई जो है वो इंश्योर करती है कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल की, किससे, इंडियन वेवर से। अभी थोड़ी देर पहले ही है ना हमने गोमेस्ता का रोल पढ़ा था, वहां पे पूरी स्टोरी डिस्कस कर ली थी, वही गोमेस्ता वाली स्टोरी वापस यहाँ पर आने वाली है। अब ये पूछा जा रहा है कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना वो किस तरीके से रेगुलर सप्लाई जो है वो इंश्योर करा करती थी, किससे, वो करा करती थी इंडियन वेवर से। डायरेक्ट कंट्रोल कैसे वो लेके आती है, गोमास्ता, एडवांस, ये सब याद है, यही चीजें करके और क्या करती थी, साथ ही साथ हाँ ये डोमेस्टा और ये जो थे और एडवांस, इसके थ्रू ही वो क्या करते थे, वेवर्स के ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल करते थे। ठीक है, वही स्टोरी वापस रिपीट होने वाली है यहाँ पे। इन इनिशियल टाइम द ईस्ट इंडिया कंपनी फाउंड इट डिफिकल्ट टू ensure a regular supply of goods for export because स्टार्टिंग में उसे दिक्कत बहुत हो रही थी। दिक्कत ये होती थी ना कि जो बीच के ट्रेडर होते थे, ब्रोकर होते थे, खुद वेवर्स होते थे, वो मार्केट के अंदर बार्गेन करते थे। मार्केट में बार्गेनिंग के कारण उनका जो गुड होता था, उनका जो क्लोथ होता था, उसकी प्राइसेस बढ़ जाया करती थी। अब अगर प्राइस बढ़ जाया करती थी तो उन्हें ज्यादा पे करना पड़ता था। पर ईस्ट इंडिया कंपनी और इसकी जैसी और कई सारी जो कंपनीज है वो तो यही चाहेगी ना कि भाई हमारा जो प्रोडक्शन कॉस्ट हो वो कम से कम हो, हमें सस्ते से सस्ता चीप वैल्यू के अंदर हमें गुड्स मिल पाए, तो यही वो चाहती होगी। तो वो किस तरीके से इंश्योर करती है हम उसे देखते हैं। अब हम बात करते हैं सबसे पहले पोर्टुगीज की। द डच एंड द फ्रेंच एज वेल एज द लोकल ट्रेडर ऑफ इंडिया कम्पीटेड इन द मार्केट टू बाय द वेवर क्लोथ। एक वेवर क्लोथ से बाय करने के लिए एक मार्केट के अंदर पोर्टुगीज हो गए, फ्रेंच हो गए, खुद ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, कई सारे इंडियन ट्रेडर्स हो गए, सभी एक साथ मिलकर कंपीट करते थे। कंपटीशन के कारण हम देखते हैं कि जो हमारे वेवर्स है, जो ट्रेडर्स है ना, उनको बार्गेनिंग का मौका मिल जाता था। जो ज्यादा पे करता था उसी के पास ही सारा क्लोथ चला जाया करता था। ये चीज हम देखा करते थे हमारे इंडियन मार्केट में। अब प्रॉब्लम इससे ये थी ना कि प्राइस बढ़ने वाली थी, और इसका जो क्या कहते हैं एक सॉल्यूशन जो है वो अब ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर आती है। द सप्लाई मर्चेंट्स एंड द वेवर्स बिगन टू बार्गेन एंड सोल्ड द गुड्स टू द बेस्ट बायर इन द मार्केट। वो मैंने कहा ना जिसके पास प्राइस अच्छी होती थी उसी को वो सेल कर दिया करते थे। देयर वर डिफिकल्टीज ऑफ हाई प्राइसेस, जिसके कारण जो है हाई प्राइसेस की डिफिकल्टी जो है वो सामने आती है। अब उसको इंश्योर करने के लिए वो क्या करते हैं, तो देखो इंश्योर करने के लिए वो क्या करते हैं, गोमास्ता को लेके आते हैं। गोमास्ता का क्या काम था, गोमास्ता का काम था कि वेवर जो है ना, वेवर को एक्स्ट्रा में एडवांस दे दिया जाए। ठीक है, वेवर को एडवांस दे दिया जाए, और जैसे ही वेवर के पास एडवांस आएगा वेवर जो है प्रोडक्शन शुरू कर देगा, और जो प्रोडक्शन आएगा वो प्रोडक्शन सीधे चला जाएगा उस व्यक्ति के पास, या फिर मैं ये कहूँ गोमास्ता के पास, जिस गोमास्ता ने उन्हें एडवांस दिया था। ठीक है, अब मार्केट के अंदर डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो हो चुका था कंपनी का, क्योंकि कंपनी ही तो गोमास्ता को लेके आई थी। गोमास्ता जो है वेवर को कंट्रोल करता था, एडवांस देता था, और साथ ही साथ उससे कलेक्ट भी करता था। साथ ही हम देखते हैं कि जो गोमास्ता होते हैं वो मार्केट के अंदर जो गुड्स आने वाले हैं, मतलब जो टेक्सटाइल वो वेवर से लेता था, उस टेक्सटाइल की क्वालिटी को भी वही इंश्योर करता था कि एक क्वालिटी मेंटेन की जा सके, एक क्वांटिटी मेंटेन की जा सके, दोनों। ओके, अब इसको कैसे मेंटेन करता था वो हमने देख चुके हैं पहले ही। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारा, इमेजिन that you have been asked to write an article for an encyclopedia on Britain and the history of cotton. Write your piece using information from the entire chapter. हमें क्या करना है, एक encyclopedia लिखना है ब्रिटेन के
ऊपर और उसकी हिस्ट्री ऑफ कॉटन के ऊपर कि किस तरीके से ब्रिटेन जो था वो काम कर रहा था। साथ ही साथ ब्रिटेन के अंदर हमारा ये जो एक हिस्ट्री थी कॉटन की वो हमें देखने को मिलती है। ये दोनों ही चीजें हमें यहाँ पर लिखनी है। अब अपने अपने शब्दों के अंदर बताना है तो अपने वर्ड्स जो है वो आप अपने तरफ से लिख सकते हैं। एक बेसिक जो एग्जाम्पल रहने वाला है ना कि आखिर काम होगा कैसे, वो यहाँ से देख लो। इसका एक बार देख लेना, आइडिया ले लेना, फिर अपने अकॉर्डिंग लिख लेना। कोई दिक्कत वाली बातें आने वाली है नहीं, और आती है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट सेक्शन में प्यारे से कमेंट करके बता सकते हो कि दिक्कत कहाँ है। ओके, बिफोर द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन सिल्क एंड द फाइनर क्वालिटी कॉटन गुड्स ऑफ इंडिया डोमिनेटेड द इंटरनेशनल मार्केट इन टेक्सटाइल। हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने से बहुत पहले सिल्क और फाइनर क्वालिटी जो कॉटन गुड्स थे इंडिया के, वो मार्केट को डोमिनेट किया करते थे इंटरनेशनली। इंटरनेशनल मार्केट जो था टेक्सटाइल का उसको बहुत ही ज्यादा डोमिनेट करते थे सिल्क एंड फाइनर क्वालिटी जो भी कॉटन गुड्स थे ना वो इंडिया के। बहुत अच्छी बात है, चलो डोमिनेट हो रहा है तो उससे काम तो निकल ही रहा था ना उनका, और हमें क्या चाहिए था, काम चाहिए था, और काम तो हो रहा था। आगे देखते हैं, अर्मेनियन एंड पर्शियन मर्चेंट्स अलोंग विद द इंडियन मर्चेंट्स वन इन्वॉल्व इन ट्रेडिंग ऑफ टेक्सटाइल। कई सारे अर्मेनियन और जो पर्शियन मर्चेंट्स थे ना वो इंडियन मर्चेंट्स के साथ काम करते थे ताकि वो टेक्सटाइल की ट्रेडिंग कर सके। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अब ब्रिटेन कहाँ आएगा, अभी आ जाएगा। ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियलाइजेशन द यूरोपियन कंट्रीज ग्रेजुअली गेन पावर्स इन ट्रेडिंग। पर जैसे ही इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है, जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया आती है, वो मार्केट के अंदर कई सारे पॉलिटिकल पावर्स को कंट्रोल करना, या हम ये कहें कि पूरी ट्रेडिंग को कंट्रोल करने वो लग जाती है। जैसे ही ट्रेडिंग को वो कंट्रोल करने लगती है, गुड्स का जो ट्रेड का कंट्रोल होता है पूरा उनके हाथों में आ जाता है, तो वो अपने अकॉर्डिंग मार्केट को चलाने लग जाती है। ये भी हमने अच्छे से देख लिया है। द हिस्ट्री ऑफ कॉटन कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द पॉइंट्स गिवन बिलो। कुछ पॉइंट्स है जिससे हम इसकी हिस्ट्री को और अच्छा समझ पाएंगे। अभी क्या समझा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, इंडियन मार्केट डोमिनेट करता है, इंडियन के अंदर अर्मेनियन, पर्शियन और इंडियन ट्रेडर्स तीनों ही काम कर रहे थे, पर उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाती है। आगे बढ़ते हैं। द यूज ऑफ स्टीम पावर प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द कॉटन रनिंग मिल्स। अब जैसे ही स्टीम पावर आता है, स्टीम पावर आने के कारण अब प्रोडक्शन बढ़ने वाला था। स्टीम पावर जो था उससे मशीन चलती है, मशीन से जब प्रोडक्शन होता है तो हम देखते हैं प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो सकता था। तो हमें ये देखने को मिलता है कि कॉटन मिल्स के अंदर स्टीम पावर लग चुकी थी। स्टीम पावर लगने के कारण अब कॉटन मिल्स जो है वो स्टीम पावर पे काम करती है और लार्ज स्केल प्रोडक्शन भी वो करती है। प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल इंक्रीज इन अ वेरी शॉर्ट टाइम एंड विथ लेस मैन्युअल लेबर। जो हमारा प्रोडक्शन ऑफ टेक्सटाइल था वो बड़े ही कम टाइम पीरियड के अंदर बढ़ जाता था एक स्टीम पावर से, साथ ही उसमें बहुत ही कम मैन्युअल लेबर की जरूरत पड़ती थी। तो दोनों ही अच्छी बात है कि लेबर की कम जरूरत भी पड़ रही है और काम भी बड़ा फटाफट हो रहा है, कॉस्ट भी कम आ रही है। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th century देयर वर नियर अबाउट 321 स्टीम इंजन्स इन इंग्लैंड एंड आउट ऑफ देम 80 वर यूज्ड इन द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स। हम देखते हैं 19th century के स्टार्टिंग में ही जो स्टीम इंजन्स है वो पूरे के पूरे ब्रिटेन के अंदर पूरे कितने होते हैं, 321 होते हैं, और 321 के अंदर से 80 जो हमारे स्टीम इंजन है वो तो सिर्फ कॉटन टेक्सटाइल या कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के अंदर ही वो काम कर रहे थे। सेकंड हम देखते हैं द ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड गोमास्ता। इंडिया के अंदर वो गोमास्ता को अपॉइंट करते हैं। गोमास्ता एक पेड सर्वेंट होता है कंपनी का। गोमास्ता जो था वो ये करता था कि वो पूरे मार्केट के अंदर वेवर्स को सुपरवाइज करता था, वेवर्स से जो भी उनका क्लोथ होता था उसे कलेक्ट करता था, साथ ही साथ वो क्वालिटी को भी, टेक्सटाइल की क्वालिटी को भी वो जज किया करता था। अच्छी होती थी तो बढ़िया है, नहीं होती थी तो फिर वो पनिश भी कर दिया करता था। आगे चलते हैं। गोमास्ता वर द लिंक बिटवीन द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड दी वेवर्स। ईस्ट इंडिया कंपनी और जो वेवर है उन दोनों के बीच का जो कनेक्शन है वो लेकर आया था गोमास्ता, और गोमास्ता जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का खुद का आदमी हुआ करता था, तो ऐसे में कोई टेंशन उनके लिए थी नहीं। आगे हम देखते हैं द इंडियन वेवर्स कुड नॉट कम्पीट एंड सो बाय द बिगिनिंग ऑफ द 19th century एक्सपोर्ट ऑफ टेक्सटाइल डिक्लाइन। हम देखते हैं कि इंडियन वेवर्स जो है कम्पीट नहीं कर पाते हैं। किससे कम्पीट नहीं कर पाते हैं, तो वो हमारी जो ये इंडस्ट्री, जो ये हमारी जो इतनी ईस्ट इंडिया कंपनी आ चुकी थी मार्केट में, ये सारी चीजें आ चुकी थी, उन सभी से वो लोग कम्पीट नहीं कर पाते हैं। और इसके कारण हम देखते हैं कि 19th century के अंदर टेक्सटाइल का जो हमारा एक्सपोर्ट है वो गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि चीप और ड्यूरेबल टेक्सटाइल जो थे मैनचेस्टर से इंडिया आना शुरू हो चुके थे। मैनचेस्टर में बने हुए जो गुड्स होते थे वो बहुत ही ज्यादा सस्ते होते थे, साथ ही साथ जो मैनचेस्टर से बने हुए गुड्स होते थे वो ड्यूरेबल भी होते थे, साथ ही उसकी और सारी क्वालिटीज के कारण अब जो
हमारा इंडियन मार्केट था ना, वहां से हमारे खुद के इंडियन गुड्स की, इंडियन टेक्सटाइल की डिमांड अब कम होने लग गई थी। आगे बात करते हैं कि कॉटन वेवर्स ऑफ इंडिया हैड टू फेस टू प्रॉब्लम्स साइमल्टेनियसली, द एक्सपोर्ट मार्केट कोलैप्स एंड द लोकल मार्केट ट्रेंड। तो कॉटन वेवर्स के सामने दो दिक्कत आती है। पहली दिक्कत ये आती है कि हमारा जो लोकल मार्केट होता है वो तो श्रैंक हो जाता है, साथ ही साथ अब हमारे जो वेवर्स होते हैं वो एक्सपोर्ट भी नहीं कर पाते हैं। तो ये दोनों ही प्रॉब्लम उनके सामने हमें देखने को मिलती है। 1860 के अंदर हम देखते हैं कि वेवर्स जो है एक नई टाइप की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, और ये प्रॉब्लम होती है किसकी? रॉ मटेरियल की जो सप्लाई होती है उसकी। वेवर्स को रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता कॉटन का, जिसके कारण वो प्रोडक्शन नहीं कर पाते। क्यों नहीं मिल पाता? तो हम ये देखते हैं कि 1860 के अंदर अब पूरे यूरोप के जो कंडीशंस थी वो चेंज होने लगती है। इसके कारण अब हम देखते हैं कि हमारा जो इंडिया था, इंडिया से जो रॉ मटेरियल है वो ब्रिटेन जाना शुरू हो जाता है, क्योंकि ब्रिटेन जो कि पहले अमेरिका से क्या मंगाता था? सप्लाई मंगाता था रॉ कॉटन की, वो बंद हो चुकी थी। क्यों बंद हो चुकी थी? क्योंकि अमेरिका के अंदर सिविल वॉर स्टार्ट हो जाता है। अमेरिकन सिविल वॉर के स्टार्ट होने के कारण अब देखा गया कि जो अमेरिकन सिविल वॉर है वो जो है वो होता है, और उसके कारण अब रॉ मटेरियल अमेरिका से ब्रिटेन नहीं पहुंच पाती। अब ब्रिटेन को तो क्या चाहिए था? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल कहां से आने वाला था? तो इंडिया जो है अब वो रॉ मटेरियल जो था एक्सपोर्ट करता है, और रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करने के कारण हमारे यहाँ पे जो रॉ मटेरियल होता है उसकी जो प्राइस है वो बढ़ जाती है। द प्राइस ऑफ रॉ कॉटन इंक्रीज रैपिडली ड्यू टू द बिग डिमांड ऑफ रॉ कॉटन एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया। हम देखते हैं कि रॉ कॉटन की जो प्राइस होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसकी जो डिमांड होती है इंडिया से वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि ब्रिटेन बोलता है, ब्रिटेन की जो इंडस्ट्रीज होती है वो बोलती है कि इंडिया से लिया फटाफट से, हम फटाफट से प्रोडक्शन कर लेते हैं। वेवर्स फाउंड देमसेल्फ अनेबल टू पे फॉर इट, और इतनी प्राइस बढ़ जाती है कि वीवर्स जो होते हैं वो अपने आप को अनेबल पाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि मैं इसे पे नहीं कर सकता। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर मैनचेस्टर कुड नेवर बी कैप्चर अगेन इट्स ओल्ड पोजीशन इन द इंडियन मार्केट। जैसे ही वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, वर्ल्ड वॉर के कारण अब हर एक कंट्री, हम बात करते हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के अंदर भी जितनी इंडस्ट्रीज जो थी ना वो अब वॉर रिलेटेड गुड्स को प्रोड्यूस करती है, वो टेक्सटाइल वगैरह में ध्यान ही नहीं देती। अब टेक्सटाइल से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज थी ना वो वापस इंडिया में डेवलप होना शुरू हो जाती है। इंडियन इंडस्ट्रीज का जो एक शुरुआत है वो हो जाता है, इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है, जापान में इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है। जैसे ही वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद मैनचेस्टर जो है वो अपनी पुरानी पोजीशन को वापस से कभी भी रिकवर नहीं कर पाता, क्योंकि अब इंडिया और जापान दोनों के पास जो थी इंडस्ट्रीज थी वो खुद का प्रोडक्शन खुद से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन कुड नॉट मैच विद द यूएसए, जर्मनी एंड द जापान इन रेफरेंस टू ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड कंपटीशन। जो ब्रिटेन है वो वॉर में लग जाता है, वॉर में लगने के कारण वो वॉर में भी जी बाकी जो कंट्रीज होती है वहां पे इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है, मजाक हो जाता है उसके साथ। ब्रिटेन जो है अपने आप को मॉडर्नाइज नहीं कर पाता, अपने आप को कॉम्पिटेटिव नहीं बना पाता। रिजल्ट ये होता है कि प्रोडक्शन जो होता है कॉटन का कहां पे? ब्रिटेन में, वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है। कॉटन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट जो है ब्रिटेन के अंदर वो कोलैप्स होना शुरू हो जाता है, और हम ये देखते हैं कि जो इंग्लैंड है वो एंड में बहुत बुरी तरीके से गिर जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, व्हाई डिड द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन इंडिया इंक्रीज ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? आखिर ऐसा क्या था कि जिसके कारण इंडिया ने एक अच्छा इंक्रीज देखा था वर्ल्ड वॉर के टाइम? तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण किस तरीके से इंडियन प्रोडक्शन बढ़ता है वो इसमें पूछा गया है। एक ऐसा ही क्वेश्चन है, मतलब रिलेटेड क्वेश्चन है ये, कि ये देख लेते हैं। व्हाई डिड द इंडियन इंडस्ट्रियल ग्रोथ सडनली शूट अप इन द ईयर्स ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर? कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ईयर्स के अंदर हम देखते हैं कि इंडियन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन किस तरीके से बढ़ जाता है। डिस्क्राइब एनी थ्री रीजंस को हमें बताना है। तो देखो, इंडियन इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ था वो क्यों हो रहा था? तो वो इन कारणों की वजह से हो रहा था। पहला कारण ये था कि जो इंपोर्ट है वो डिक्लाइन होने लग जाते हैं। ब्रिटेन जो है वो वॉर के अंदर लग जाता है, तो उसकी इंडस्ट्री जो है वो वॉर रिलेटेड गुड्स को बनाने लग जाती है, और इसी के कारण देखा जाता है कि जो ब्रिटेन है वो एक प्रोडक्शन नहीं कर पाता। जब वो प्रोडक्शन नहीं कर रहा था तो इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है। तो यही होता है कि जो डोमेस्टिक मार्केट की सप्लाई, जो इंडियन मिल्स जो है उनको डोमेस्टिक मार्केट को सप्लाई देनी पड़ती है प्रोडक्ट की, और इंडस्ट्रीज को डेवलप करना पड़ता है, तो इंडिया में इंडस्ट्रीज डेवलप हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। एज द वॉर कंटिन्यू, इंडियन फैक्ट्रीज वर called upon to supply war need also such as the jute bag, क्लोथ और यूनिफॉर्म और सोल्जर्स। अब हम देखते हैं क्या होता है। पहले तो ये होता है
कि इंडिया को अपने डोमेस्टिक मार्केट के टेक्सटाइल की डिमांड को फुलफिल करना था, तो वो क्या करती है, इंडियन जो इंडस्ट्रीज होती है वो करना शुरू भी कर देती है। पर जैसे जैसे जो वॉर है वो आगे बढ़ता जाता है, लंबा खिंचता जाता है, हम ये देखते हैं कि अब इंडियन इंडस्ट्रीज को वॉर रिलेटेड गुड्स को भी बनाना पड़ता है। क्यों बनाना पड़ता है? क्योंकि हम ब्रिटेन की कॉलोनी थी, ब्रिटेन वॉर में था, ब्रिटेन ने बोला मुझे वॉर रिलेटेड गुड्स चाहिए, तो ठीक है, हमने बोला ओके अभी बना के बेचते हैं। तो हम जो है जूट बैग बनाने लग जाते हैं, क्लोथ बनाने लग जाते हैं, जो सोल्जर्स के लिए जो यूनिफॉर्म थे उसके क्लोथ बनाते लग जाते हैं, टेंट्स, लेदर बूट्स और भी कई सारे आइटम्स जो है हम प्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है। तो दो कारण देखे, पहला कारण क्या था कि हमारे पास इंपोर्ट जो था वो बंद हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, साथ ही साथ अब हमारी जो इंडस्ट्री से डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट दोनों के लिए प्रोडक्शन कर रही थी, तो हमें प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ता था, इंडस्ट्रीज को काम ज्यादा करना था, नई नई इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही थी, ओल्ड जो इंडस्ट्रीज थी उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाई जा रही थी। साथ ही अब जैसे ही वॉर लंबा खिंचता है तो इंडियन इंडस्ट्रीज जो है अब वॉर रिलेटेड गुड्स को भी बनाने लग जाती है। थर्ड और लास्ट हम देखते हैं कि जो नई फैक्ट्रीज है वो सेटअप की जाती है और जो ओल्ड फैक्ट्रीज है उन्हें अच्छे से ऑर्गेनाइज किया जाता है, ताकि मल्टीपल शिफ्ट्स के अंदर काम करके ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करवाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को अब काम करवाया जाता है, उनको एक अच्छा इनकम जनरेट होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है इंडिया के अंदर बढ़ना शुरू हो जाता है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया के अंदर अच्छी हो जाती है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन था वो इंडिया में बढ़ जाता है और इंडस्ट्रीज जो है वो भी इंडिया में बढ़ जाती है। Everyone was made to work for longer hour during the war year। जब वॉर चलती जाती है तो बहुत लंबे लंबे टाइम पीरियड तक लोगों को काम करना पड़ता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो भी कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो लाइक करो, वीडियो बहुत अच्छा लगे तो कमेंट करिए, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।